Students, today we will study about the frequency meters. So basically frequency meters क्या होते हैं? Frequency meters वो होते हैं ऐसे meters जो क्या रिकॉर्ड करते हैं frequency को, किसी भी वेव फॉर्म की frequency को रिकॉर्ड करते हैं. Those meters are known as frequency meter. So as per our syllabus, what we are going to do is we are going to study about these two types of meters. Actually we have there are many types of frequency meters available: mechanical resonant type, electrical resonant type, electrodynamometer type, Western type, ratio meter type, and saturable core type. But we have to study according to the syllabus the first two, mechanical resonant type and electrical resonant type. So today we are going to complete the mechanical resonant type frequency meter. So let's start. So also, the frequency can be measured and compared by other arrangements like electronic counter, frequency bridges, tarboscopic methods, and cathode ray oscilloscope. So we will focus on basically the mechanical resonant type frequency meter. सो इन मीटर्स को हम लोग वाइब्रेटिंग रीड टाइप मीटर भी कहते हैं. बेसिकली यहाँ पे जो ये जो रीड और वाइब्रेटिंग है, इनका एक मीनिंग है जो हमारे मैकेनिकल रेजोनेंट टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर को बनाता है. रीड एक ऐसा कंपोनेंट है, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट रीड एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारा क्या करेगा, एक तरीके की वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करेगा. एक ऐसा कंपोनेंट जो वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, फ्रीक्वेंसी उस वाइब्रेटिंग रेंज पे. तो स्टार्ट करते हैं. इस मीटर में बेसिकली होता क्या है, इसका इस तरीके से देख लेते हैं. इसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या होता है, इस मीटर में थिन स्टील की स्ट्रिप्स लगी होती हैं. लेट मी शो यू द होल इमेज. ओके, सो इसमें इस तरीके की थिन स्टील की हमारी क्या लगी होती हैं, स्ट्रिप्स लगी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं रीड्स. जिनको हम क्या बोलते हैं, रीड्स. ये बहुत ही पतली होती हैं. तो अभी मैंने आपको रीड कंपोनेंट के बारे में भी बताया. इन रीड को इस तरीके से प्लेस किया जाता है रो के लॉन्ग वाइज, ताकि क्लोज हो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के. तो यहाँ पे हमारे पास बीच में प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस तरीके का ये फिर इस तरीके का सॉरी इस तरीके का अरेंजमेंट है. अभी मैं आपको रीड का अलग से भी बताऊंगी. सो यहाँ पे हमारा बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसके इस तरीके से हमारा रो के लॉन्ग वाइज प्लेस किया जाता है रीड को. ठीक है, इस तरीके से प्लेस करने के बाद आप देखो, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, इसका जो मैग्नेटिक कोर है उसको हम लोगों ने लैमिनेट करके रखा हुआ है. ठीक है, लैमिनेट करने से यू ऑल नो दैट द लॉसेस विल बी मेंटेन्ड. सो इस तरीके से उसके बाद हमने क्या किया है, आयरन कोर को हमने इसकी कॉइल को कनेक्ट किया है सीरीज में. इसकी कॉइल को कनेक्ट किया सीरीज में विद रेजिस्टेंस अक्रॉस द सप्लाई. अब क्या होता है, रीड को कनेक्ट करने के बाद हमने लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो हमारे पास आयरन कोर है उसको हमने सीरीज में कनेक्ट करना है. किसके साथ, उस सोर्स के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी हम लोगों को मेजर करनी है. ठीक है, उसके बाद हमने जो यहाँ पे रीड लिया हुआ है ना, आप लोगों को मैं बता दूं कि उसकी जो उसकी डायमेंशन है ना, वो 4 mm वाइड है और 0.5 mm थिक है. ये याद रखना, 4 mm वाइड है और 0.5 mm थिक है. और सारी रीड्स हमारी एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकती हैं, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा. और ऊपर वाला पोर्शन बेसिकली ये वाइट ही होता है, इसको बोला जाता है फ्लैग. ठीक है, इसको बोला जाता है फ्लैग. और जो रीड है वो उनकी डायमेंशन अलग भी हो सकती है. मतलब जैसे मैंने आपको जो डायमेंशन बताई वो अलग भी हो सकती है. वो डिपेंड करता है कि वेट ऑफ फ्लैग कितना है, जो उनके टॉप जो फ्लैग बना है ना उसका वेट कितना है. तो कुछ नहीं किया है, रीड लगाई है, बीच में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जिसका कोर को हमने लेमिनेट करके रखा है. कोर को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे सीरीज में. किसके साथ, जिस सप्लाई के साथ हमने कनेक्ट करना है, जिसकी फ्रिक्वेंसी हम लोगों को मेजर करनी है. तो ये था ओवरऑल. अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. अब होता क्या है कि जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है ना, रीड की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, बेसिकली मैंने आपको बताया डिपेंड करती है इसके ऊपर वेट कितना है. ये जो फ्लैग्स का है ये पर्पस है कि ये वेट कितना है, और इनकी डायमेंशन भी उसी पे
हम लोग बेस्ड रखते हैं। तो since the reeds have different weights and size, their natural frequency of vibrations are different. Obviously अगर ऐसा होगा कि अगर डिफरेंट डिफरेंट वेट्स हैं तो रीड की फ्रीक्वेंसी पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो इनके वेट और इनके साइज पे डिपेंड करती है। सो अब इस तरीके से रीड्स को हम लोग इस पूरे अरेंजमेंट में इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनका जो ऑर्डर हो ना वो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा वेट, फिर सबसे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। ठीक है, मतलब उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में हमने उनको एडजस्ट करके रख दिया। मतलब ऐसे नहीं लगाना है कि जो अरेंजमेंट है, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि रीड्स होते क्या हैं, किस तरीके से हमने डायमेंशन ली। अब उसका हमने क्या किया, जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सबसे कम है फिर पहले लगा दिया, फिर उसके बाद। तो मतलब डिपेंड करता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी है कितनी, और उसका फिर उसके ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर पे लगा दिया। तो इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। तो मतलब आप समझ के चलो कि जो हर एक रीड के बीच जो डिफरेंस होगा ना, वो 0.5 हर्ट्ज का ही होगा, आप ये मान के चलो। सो दस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट रीड में भी 47 हर्ट्ज, आप ये मान के चलो। सेकंड की क्या हो जाएगी 47.5 हर्ट्ज, नेक्स्ट की क्या हो जाएगी 48 हर्ट्ज, इस तरीके की हो जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरीके की हो जाएगी। सो बेसिकली अब मैं आपको रीड का थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। ओके, ये रहा हमारा रीड, ये रहा रीड, इसको हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीटर में। सो ये जो रीड है ये फिक्स्ड होता है हमारा बॉटम से भी, और उसके एंड जो होते हैं वो फ्री होते हैं, इस तरीके से। अगर आपको दिख रहा हो ऊपर से, ओके, इस तरीके से होता है। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी मीटर में यूज़ करते हैं, इस तरीके से अरेंज होता है कि ऊपर का टॉप व्यू जो फ्लैग मैंने बताया आपको वो हमारा हमको दिखता है। ठीक है, और उसके बाद एक मतलब बेंट ओवर स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, और फ्लैग्स को हमने वाइट पेंट करना, जो मैंने आपको स्पेशली बता दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो मैक्सिमम कंट्रास्ट अगेन ब्लैक बैकग्राउंड, वाइट इसलिए किया कि जितना भी हमारा ब्लैक बैकग्राउंड है उसके कंट्रास्ट में हम लोगों ने इसको मैक्सिमम वाइट करके रखना है। सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस दी सप्लाई, अब जब फ्रीक्वेंसी मीटर को हम सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है हमारे पास, मतलब फ्रीक्वेंसी मीटर जो है हमने कौन सी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया, जिसकी फ्रीक्वेंसी वी वांट टू नो, वी हैव टू रिकॉग्नाइज। अब क्या होता है, जो कॉइल होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, उसमें क्या होता है करंट कैरिंग। अब यहाँ से समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कॉइल में क्या हो जाता है, करंट हो जाता है आई स्टार्ट करना, मतलब उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब हमारा जो करंट होगा ना वो क्या करेगा, मतलब ऑल्टर्स एट दी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जो उसके बीच एक फोर्स डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और जो वो फोर्स होगा हमारा सप्लाई देने पे, वो फोर्स हमारा प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द करंट। इट मीन्स हमारा जो फोर्स है वो हमारा प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट। इट मीन्स स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, सो हमारा फोर्स हो गया मतलब ट्वाइस ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द फोर्स वेरीज एट द ट्वाइस द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो फोर्स हमारा वेरी करता है जब हम फ्रीक्वेंसी देते हैं, मतलब ट्वाइसली वेरी करता है, मतलब अगर हम फोर्स दे रहे हैं तो करंट उसका डबल आ रहा है हमारे पास। So thus the force exerted on the reeds varies very every half cycle। ठीक है, ये चीज है। तो हमारा जो फोर्स है हमेशा वेरी करता है रीड का हाफ साइकिल के बाद। सो जो रीड्स है, ऑल द रीड्स विल टेंड टू वाइब्रेट, बट द रीड हुज नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई विल बी रेजोनेंट एंड विल वाइब्रेट मोस्ट। अब इस लाइन का मतलब क्या है मैं आपको एक बार समझा दूं। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी ऑन द स्पॉट, राइट। ओके, कि आप लोग देखो, सारे रीड्स जो हैं वो हमारे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, बट वो रीड जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। मतलब मैंने आपको रिलेशन बताया, अगर उसमें वो रिलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी जो है प्रोपोर्शनल है हमारे स्क्वायर ऑफ द करंट, वो वाला रिलेशन अगर सारे रीड्स में कोई भी जो रीड्स फॉलो कर लेता है, सो हम क्या करेंगे, और वो ज़्यादा वाइब्रेट मतलब ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, वो मोस्टली वही वाइब्रेट करेगा जिसका जो फोर्स प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट। तो
उस वाले रीड से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हम लोगों को नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी पता रहेगी। वही नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारी क्या बन जाएगी, हमारी वेव फॉर्म, जिसकी फ्रिक्वेंसी हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसकी ट्यूनिंग भी कर सकते हैं मीटर की, ताकि थोड़ी सी चेंजेस हम लोग ला पाए अपनी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के एम्पलीट्यूड पे। सो इस तरीके से कर सकते हैं। और इसका आप ये ग्राफिकल व्यू देख सकते हो नीचे, इस तरीके से हमारा है वेरिएशन कैसे आता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विद फ्रिक्वेंसी। मतलब अगर हमने सपोज नेचुरल फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज तक रखी है रीड्स की, तो इस तरीके से वेरिएशन आ रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा जो 50 वाला हर्ट्ज का हमारा रीड होगा ना, वो वाइब्रेट करेगा हाईएस्ट पॉइंट तक। 49 वाले ने भी वाइब्रेट किया, 50.5 वाले ने भी किया, 51, बट सबसे हाईएस्ट रीड की वैल्यू थी 50। तो सबसे हाईएस्ट मतलब रीड की जो मतलब जिसकी वैल्यू 50 थी ना, जो मतलब रिलेशन जो सपोज यहाँ पे 50 जो वैल्यू हर्ट्स का एक रीड हमने लगाया था, 49.5 रीड भी लगाया था, बट इन सभी रीड्स में से जिसने भी हमारा फॉलो किया है फोर्स इज ये प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, वही रीड सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। सो उससे हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली हम अपनी वेव फॉर्म की फ्रिक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें कहना चाहता हूँ। उसका एक अल्टीमेटली आप देख सकते हो। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जैसे बड़ी कम वाइब्रेशन हो रही है हमारा 49.5 में हमने देखी, 51 हर्ट्ज में हमने देखी, लेकिन मैक्सिमम कहाँ हो जा रही है हमारी 50 वाले हर्ट्ज में। ठीक है, मैक्सिमम हो रही है 50 वाले हर्ट्ज में। तो ये पहले नॉर्मल रहता है, इस तरीके से रीड्स हमारे अरेंज हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए। जब हमने करंट देना शुरू की मीटर को, तो क्या हुआ, जो वाला जो रीड सबसे हमारी फ्रिक्वेंसी वाला रिलेशन फॉलो कर रहा, फोर्स वाला रिलेशन फॉलो कर रहा, वो रीड का ये जो है वाइब्रेशन पार्ट इस तरीके से रीड हमारा बिहेव करेगा। सो इट मीन्स ये वाला या फिर इसके आसपास वाला कोई भी जो रीड है वो कुछ हद तक हमारा वाइब्रेट करेगा और हम इससे एग्जैक्टली फ्रिक्वेंसी हमारी मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से होगा, इसका मतलब इंडिकेशन ऑफ वाइब्रेटिंग रीड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फ्रिक्वेंसी मीटर से कोई भी वेव फॉर्म की फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही हमारा एक्यूरेट मेथड है चीज़ों को निकालने का। ठीक है, सो अब हम अगर देखा जाए इसकी एडवांटेजेस का, तो फ्रिक्वेंसी मीटर में ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें एक्यूरेट रीडिंग देता है, वर्चुअल इंडिपेंडेंट है वेव फॉर्म के मतलब सप्लाई वोल्टेज के। इसका जो इंडिकेशन है हमारा जो भी हमारे मीटर का इंडिकेशन है वो इंडिपेंडेंट रहता है। जो हमारा मैग्नीट्यूड हो रहा है ना अप्लाइड वोल्टेज का, जिसकी वेव फॉर्म हमको निकालनी है, उसके इंडिपेंडेंट रहता है। सो मतलब लो वोल्टेजेस पे भी ये क्या मतलब बिल्कुल अगर आप लो वोल्टेज दे दोगे तब तो ये बिल्कुल हमारा इंडिकेट नहीं करेगा। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे अगर आप चीज़ें एज्यूम करोगे तो ही हमारा फ्रिक्वेंसी मीटर वर्क कर पाएगा। इसकी डिसएडवांटेजेस यही है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा लो वोल्टेज देते हो ना के बराबर, तो आपका पॉसिबल नहीं है ऑपरेशन। ऑल्सो द डिसएडवांटेज इज दैट सच इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी रीड मच क्लोजर देन हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन एडजस्ट एंड नीड्स। मतलब अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो ये मीटर बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आपको नहीं बता पाएगा। इसका यही मेन आपका डिसएडवांटेज है। अदरवाइज बहुत ही अच्छा है, रिलायबल मीटर है। बट अगर पास पास क्लोज क्लोज रीडिंग्स हैं तो इट इज़ नॉट एज रिलायबल एज द अदर वंस। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी, आपका मैकेनिकल रेजोनेंट टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। हमने इसमें देखा कैसे करंट करने पे एक रिलेशन बन रहा है और रीड्स की किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंजमेंट की और कैसे कैसे वाइब्रेशन होती है। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से पढ़ना और रिवाइज करना और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। थैंक यू।